हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 13 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम श्रीलंका, है ना। अब श्रीलंका में ना इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। अब जिसके चलते लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट के हाउस के बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस सही सही में देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए नेशन के पास पैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए। अब जब हम श्रीलंका की बात करते हैं ना, तो श्रीलंका ने ना बहुत सारे नेशन से लोन ले रखा है। इंडिया से लोन लेता है, चाइना से बहुत लोन लेता है, बाकी यूएस से भी लोन लेता है, अदर नेशन से भी लोन लेता है। और अगर आप किसी भी कंट्री से या किसी भी एंटिटी से अगर आप लोन लेते हो, तो उस लोन की इंस्टॉलमेंट भरते हो, है ना। तो श्रीलंका भी ऐसे ही करता था। श्रीलंका डेटर है, श्रीलंका टाइमली पेमेंट करता था लोन्स की इंस्टॉलमेंट का। लेकिन अभी श्रीलंका में ना इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। तो अब श्रीलंका ने बोल दिया है कि हमने डेट रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी बना ली है, जिसके चलते हम लोग अराउंड $51 बिलियन का डेट डिफॉल्ट करेंगे। मतलब हम जिन नेशन से, क्रेडिटर्स से हमने जो लोन ले रखा था और हमारी जो लाइबिलिटी है उनको पे करना इन इन अ फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो हम थोड़े समय के लिए डिफॉल्ट करेंगे फॉर अबाउट $51 बिलियन। जिस और उस पैसे का यूज करके हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलेंगे। बाकी श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, उन्होंने एक चीज और बोली है। उनका यह कहना है कि फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाना चाहिए श्रीलंका को, और फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने के लिए उन्होंने अर्ज किया है उन श्रीलंकन नेशनल से जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं, कि वो श्रीलंका में इन्वेस्ट करें, श्रीलंका में पैसा भेजें। अब फॉरेन रिजर्व पहले समझना पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व होता क्या है। तो फॉरेन रिजर्व कंप्राइजेस ऑफ 4 कंपोनेंट्स। तो पहला क्या है, गोल्ड रिजर्व। दूसरा क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। थर्ड वन, इट्स अबाउट द फॉरेन करेंसी एसेट्स। एंड द थर्ड वन, फॉरेन करेंसी एसेट्स। एंड फोर्थ वन इज रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। अब इनका मतलब क्या है, देखो गोल्ड रिजर्व का मतलब क्या होता है। गोल्ड रिजर्व इज समथिंग कि गवर्नमेंट जो है वो गोल्ड के फॉर्म में कुछ अपना एसेट रखेगा, गोल्ड रखेगा, गोल्ड अपने पास रखेगा। गोल्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज फॉरेन रिजर्व। अब गोल्ड रखना क्यों इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर आप किसी भी कंट्री से एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है, मान के चलो अगर आपको यूएस से डील नहीं करना, आपको चाइना से डील करना है, तो भाई चाइना से आप सामान खरीद सकते हो। इवन तो आपके पास करेंसी नहीं है, लेकिन आप गोल्ड तो दे सकते हो ना चाइना को। चाइना उस गोल्ड का यूज करके अपने अपने करेंसी में कन्वर्ट कर लेगा। तो गोल्ड रिजर्व। दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर द राइट्स विच आर गिवन टू द कंट्री बाय द आईएमएफ, जिसके चलते होता क्या है कि अगर आपको किसी नेशन की, किसी और दूसरे नेशन की करेंसी चाहिए, तो आप ले सकते हो, अगर आप स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को उतनी ही क्वांटिटी में अगर आप उतनी ही क्वांटिटी में अगर आप बेसिकली उतने ही क्वांटिटी में उन राइट्स को आप डिसॉल्व करवा दो। ठीक है। थर्ड होता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब फॉरेन करेंसी एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स आपके पास है जिसकी वैल्यूएशन आपकी नेशन की करेंसी से वैल्यूएट नहीं होगी, बल्कि दूसरे नेशन की करेंसी से वैल्यूएट होगी। इसका मतलब मान के चलो इंडिया के पास एक ऐसा एसेट रखा हुआ है, फॉरेन करेंसी एसेट है। अब उस एसेट की वैल्यू हम लोग वैल्यू करेंगे दूसरे नेशन की करेंसी से, यूएस के करेंसी से, डॉलर से कर लेंगे हम लोग वैल्यूएट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से कर लेंगे, चाइना की करेंसी से कर लेंगे, आपके 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 जापान की करेंसी से कर लेंगे, लेकिन इंडियन रुपी से नहीं करेंगे। तो वैसी वैल्यूएशन निकालना। फोर्थ, रिजर्व पोजीशन ऑफ द आईएमएफ। अब रिजर्व पोजीशन ऑफ द आईएमएफ का मतलब मान के चलो आपके नेशन में क्राइसिस आ गए, आपने लोन लेके रखा है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से या किसी दूसरे कंट्री से, और आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो कुछ पैसा आप रिजर्व करके रखते हो आईएमएफ के लिए, कि भैया अगर हम लोग डिफॉल्ट करते हैं या कोई ऐसा कुछ होता है, तो आईएमएफ उस रिजर्व पैसे का यूज करेगा। सो दीज आर दी 4 कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन रिजर्व, या इसको हम फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं। एंड इंडिया में अराउंड $600 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। ये लिख लेना एक जगह। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी श्रीलंका के गवर्नर ने बोला है कि अगर श्रीलंका की
हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलना है तो फॉरेन रिजर्व को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए हमने बता दिया क्या करना है, 4 कंपोनेंट्स, अगर आप अच्छा कर लोगे तो बढ़ जाएगा। बाकी फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना, फॉरेक्स रिजर्व, वो हेल्प करते हैं आपको क्राइसिस में, क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। आपको आपके आपके नेशन में अगर कोई एफडीआई लाना है तो उसमें फॉरेक्स बहुत हेल्प करता है। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फॉरेन रिजर्व। और इसी के चलते बिकॉज ऑफ दी इकोनॉमिक क्राइसिस चलते चलते फूड क्राइसिस भी चल रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने फूड क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका को अराउंड 11,000 टन ऑफ राइस भेजा है। मूविंग फर्दर, सो रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ मार्च अराउंड 7% से इंक्रीज हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 7% इंक्रीज हो गया, हमें मंथली डेटा हमें याद नहीं करना। रीजन ये है इस न्यूज का, जो कि फ्रंट पेज पे भी आई है, इसका रीजन ये है क्योंकि आरबीआई ने ना इस ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का 2022-2023 का थ्रेशोल्ड बना के रखा था कि भाई हम 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और वो थ्रेशोल्ड क्या है, ब्रीच कर गया, और इन्फ्लेशन क्या निकल गया, 7% से ऊपर निकल गया। और आरबीआई ने थ्रेशोल्ड कितना बना के रखा था, 6%, कि 6% ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, और बढ़ कितना गया, 7%। अब उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है कि फूड प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ, उसके साथ साथ ऑयल, पेट्रोल, गैस, इनके प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ। मूविंग फर्दर, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोल दिया है कि हम लोग नया सिस्टम लेके आने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन साइमल्टेनियसली 2 अंडर ग्रेजुएट की डिग्री या 2 मास्टर्स डिग्री या अंडर ग्रेजुएट और मास्टर की डिग्री करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे मान के चलो मैं बीए एलएलबी, मैंने बीबीए एलएलबी किया है, एंड विथ बीबीए एलएलबी मुझे 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 जर्नलिज्म भी करना है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी करना है, तो मैं कर सकता हूं, साथ में कर सकता हूं। लेकिन यूजीसी ने बोला कि इट्स टोटली डिपेंड अबाउट द यूनिवर्सिटी, कि वो यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी है कि वो 2 डिग्री साइमल्टेनियसली करवाता है कि नहीं। अगर वो नहीं करवा रहा है तो फिर आप नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के पास पावर है, यूनिवर्सिटी करवाती है, करवाना चाहती है तो करवा सकती है, ये चीज बोला गया है। मूविंग फर्दर, सिटी न्यूज नहीं पढ़ना है, सो विल मूव टू द स्टेट न्यूज। सो यस, सो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने जर्मन कंपनी के साथ एक डील साइन करी थी, एंड जर्मन कंपनी ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया, एंड एचएएल ने खुद डॉर्नियर 228 कॉमर्शियल फ्लाइट बनाई है ना। अब देखा जाए तो ये कॉमर्शियल फ्लाइट इट्स नॉट समथिंग के इसमें अराउंड 200-300 पैसेंजर आ सकते हैं। इट विल ओनली कंप्राइजेस ऑफ, इट विल ओनली कंटेन अराउंड 17 to 25 पैसेंजर्स। बट ये देखा जाए तो ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को बाय एन एयर इजीली कनेक्ट करेगा, और स्पेसिफिकली नॉर्दर्न स्टेट्स में ना, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज वहां पर आपका जो रेलवेज नहीं चल पाता, रेलवे आपकी रेलवे लाइंस नहीं है बिकॉज ऑफ द एलिवेशन, जिसके चलते जो एचएएल ने डॉर्नियर 228 बनाया है ना, वो आपको हेल्प करेगा टूरिज्म में, एंड उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को भी ईज करेगा, एंड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी कर देगा टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के बीच में। तो याद रखना कि एचएएल ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनाया, जर्मन फर्म ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया था। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो हुआ क्या, अभी अरविंद केजरीवाल का सिंपल सा यही कहना है कि देखो यूटी में ना, आपका जो दिल्ली है, दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने उनको चूज किया है, लोगों ने उनको पावर में लेके आए, लेकिन आप उनकी पावर को कर्टेल कर रहे हो, उनको पावर ही नहीं दे रहे हो, वो गलत है। आपने ज्यादा पावर ल्यूटेनेंट गवर्नर को दे रखी है, और इलेक्टेड डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक नेशन में इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास अगर पावर ना हो और आपका अपॉइंटेड पर्सन के पास ज्यादा पावर हो, तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता, वो डेमोक्रेसी के लिए ब्रीच है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी जा रहा है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जजमेंट दिया था, और उन्होंने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि दिल्ली में
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक्ट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि अमेंडमेंट्स लाए गए बहुत सारे एक्ट्स में, और नए नए एक्ट्स लाए गए जिसके चलते दिल्ली की गवर्नमेंट की पावर को कर्टेल कर दिया गया है। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पोर्शन है, एक्सप्लेनर है, मजा आएगा उसको पढ़ने में। द सेकंड वन इट्स अबाउट दी पॉक्सो के बारे में, फर्स्ट वन इज अबाउट दी यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में, सेकंड वन पॉक्सो के बारे में, एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट दी आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में। सो फर्स्ट विल डिस्कस दी यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर। अब सबसे पहले ऑथर ने ना बताया यह गया कि देखो बहुत सारे जो रिच नेशंस हैं एक्सेप्ट यूएसए, वहां पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। और जो इवन डेवलपिंग नेशंस है इंक्लूडिंग ब्राजील हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, दे आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स दी यूनिवर्सल हेल्थ केयर। एंड इंडिया को भी वर्क करना चाहिए। हम थाईलैंड से एग्जांपल ले सकते हैं। थाईलैंड में 20 साल पहले यूनिवर्सल हेल्थ केयर लेके आ गए थे, और उस समय और अभी भी इंडिया की जीडीपी और थाईलैंड की जीडीपी में बहुत डिफरेंस है। इंडिया की जीडीपी एनी डे बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब देखा जाए तो ऑथर का यही कहना है कि भाई इंडिया को भी ना अब स्टेप्स लेने चाहिए फॉर द यूनिवर्सल हेल्थ केयर। और इस क्राइसिस ने बता दिया कि कैसे हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इस पैंडेमिक ने बता दिया। अब ऑथर ने बताया कि देखो 2 रूट्स होते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर देने के। पहला रूट है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस का मतलब जैसे कि आपके आपके नेबर में या कहीं फायर लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आ जाती है फायर बुझाने के लिए, है क्या, सोशल सर्विस है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां जाओगे आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, तो ये क्या है, दिस इज सोशल सर्विस। तो ये पहला रूट बन जाएगा कि हॉस्पिटल्स में कोई एडमिट हो जाए और उसका फ्रीली इलाज हो जाए और गवर्नमेंट जो है कॉस्ट बेयर करे, वो होता है सोशल सर्विस। दूसरा है आपका सोशल इंश्योरेंस, सॉरी पहला था पब्लिक सर्विस नॉट सोशल सर्विस, पब्लिक सर्विस। दूसरा है सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस का मतलब है कि हर पर्सन को, हर सिटीजन के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा। गवर्नमेंट के पास हर मंथली टैक्स जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, इन अ फॉर्म ऑफ आपका इंश्योरेंस, एंड वो पैसा आपको फ्री इलाज देगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इवन इन दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जैसे कि कनाडा में होता है। कनाडा में क्या है कि भाई हर पर्सन के मंथली इनकम में से ना इतना पैसा कट जाए, जैसे आपका इनकम टैक्स कटता है ना, वैसे ही उनके यहाँ हेल्थ टैक्स भी कटता है। अब वो हेल्थ टैक्स इसी वजह से कटता है कि भाई आगे चलकर अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम होती है तो उसका महंगा इलाज ना हो, उसका इजीली इलाज हो जाए, सस्ते में इलाज हो जाए, फ्रीली इलाज हो जाए, गवर्नमेंट कॉस्ट बेयर करेगी जो टैक्स उसने कलेक्ट किया। एंड वो टैक्स जो है वो आपके हेल्थ में ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताया गया। और उस तरीके में होता क्या है, 2 तरीके के सोशल इंश्योरेंस होते हैं। एक तरीका ये है कि एक ही जो एक्टर है वो ही पैसा कलेक्ट करेगा। जैसे कि इंडिया में हो सकता है कि सिर्फ एलआईसी के पास पावर है कि वो उसके पास इंश्योरेंस बनी जाए, जैसे कि कनाडा में चलता है। लेकिन देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहां पर बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, जहां पर बहुत सारे एक्टर्स का मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, इट्स में इंश्योरेंस कंपनीज जो पैसा कलेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि जर्मनी। तो जर्मनी में कोई एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है पैसा कलेक्ट करती है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि पैसा कलेक्ट कर सकती हैं। वो पर्सन को डिपेंड करता है किस इंश्योरेंस कंपनी में वो पैसा डालना चाहता है। लेकिन ऑथर का सिंपल सा ये कहना है कि देखो रूट कोई सा भी हो सोशल इंश्योरेंस का, प्रिंसिपल एक ही होता है, पर्पस एक ही होता है कि भाई पर्सन को परेशानी ना हो और सब लोग इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड हो जाएं एंड उसको हेल्थ बेनिफिट मिलते रहे, उसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलती रहे। लेकिन ऑथर ने बोला कि देखो 2 मेजर चैलेंजेस हैं इसमें। क्या? तो पहला चैलेंज उन्होंने यहां पर सोशल इंश्योरेंस के बारे में बताया, सोशल इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। पहला उन्होंने बोला कि देखो होता क्या है ना, इंडिया में ना पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो एब्सेंट है। और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स सिर्फ आपके प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जिसे रेफर करने में हेल्प करता है। मान के चलो प्राइमरी, अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आप कहाँ जाओगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर जाओगे। अगर
छोटी मोटी हुई हुई है तो वहीं से ही हो जाएगी आपकी हेल्थ। लेकिन अगर कुछ ऐसी मेजर डिसीज हुई है या मेजर आपकी हेल्थ खराब हुई है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रेफर करेंगे। लेकिन होता क्या है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया, आपको पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है कहां पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। और दो पार्टीज बनती हैं, एक पेशेंट और एक हॉस्पिटल खुद, और दोनों ही का एक पर्पस होता है, एक 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 इंटरेस्ट होता है। पेशेंट का इंटरेस्ट होता है कि मेरा इलाज अच्छा हो जाना चाहिए, मुझे सुधरना है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो अगर हमने सोशल सर्विस दिया और सोशल इंश्योरेंस दिया, और सोशल इंश्योरेंस के चलते, सोशल इंश्योरेंस में होगा क्या, कौन बेयर करेगा कॉस्ट, गवर्नमेंट। तो आप रेफर कहां हो रहे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर हो रहे हो तो यहां पर जो जो आपका हॉस्पिटल है वो पैसा ज्यादा कमाएगा, है ना। तो ये यहां पर प्रॉब्लम बताई गई कि यहां पर अगर हम लोग प्रॉफिट हेल्थ केयर पे जाएंगे, प्रॉफिट हेल्थ केयर पे गए, तो क्या होगा, यहां पर इंटरेस्ट है उस प्रॉफिट हेल्थ हॉस्पिटल का कि प्रॉफिट अर्न करे, तो वो एक्सपेंस्ड सर्जरी करवाएगा, सर्जरी करेगा, जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और पहला जो है प्रॉब्लम वो है आपका पैसे को लेकर, कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे एक्सपेंसिव होगा, तो आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा। उस चीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उस चीज को रोकने के लिए होगा क्या, कि अगर आपने पर्सन को पेमेंटर भी बना दिया, मान के चलो जो पेशेंट है उसको बोला जाएगा देखो कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट गवर्नमेंट बेयर करेगा। तो जिससे जो पर्सन है वो पर्सन थोड़ा डरेगा कि भाई मुझे एक्सपेंसिव नहीं, जितना मैं अपनी हेल्थ सही करा सकता हूँ उतना ही मैं बेयर करूं, उतना ही मैं ट्रीटमेंट करवाऊं अपना। नहीं तो पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट बोलेगा मुझे बिल्कुल ठीक कर दो। उसको उसको अगर एक दवाई से ठीक होना होगा तो वो बोलेगा नहीं मेरी सर्जरी करा दो, क्योंकि कॉस्ट उसको बेयर नहीं करना है, कॉस्ट गवर्नमेंट को बेयर करना है। तो उस ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए अगर आप पेशेंट्स को ही को पेमेंटर बना दो, मतलब पेशेंट्स को ही बोलो कि इतना पेमेंट आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करना ही पड़ेगा, जितना भी कॉस्ट आ रहा है टोटल कॉस्ट का, तो ठीक है। लेकिन उस चीज में प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का वो ब्रीच हो जाएगा। तो दो मेजर चैलेंजेस बताए। तो पहला चैलेंज क्या है, द फर्स्ट चैलेंज इज कि पेशेंट जो है वो मिसयूज कर सकते हैं सोशल इंश्योरेंस का, है ना, बोलेंगे एक्सपेंसिव मेरा आप ट्रीटमेंट करो, जिसके चलते एक इससे निकलने के लिए एक तरीका यह है कि आप उसको को पेमेंटर बना दो। लेकिन अगर आप को पेमेंटर बनाओगे तो प्रॉब्लम यह है कि आपने यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रिंसिपल को ब्रीच किया। दूसरा क्या है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉफिट्स के लिए काम करेंगे, तो इधर जो प्रॉफिट हेल्थ केयर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो मिसयूज कर सकते हैं इस पोजीशन का। तो यहां यहां पर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो दो मेजर चैलेंजेस बताए। तो सबसे पहले ऑथर का ये कहना है कि देखो अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स आने लगे, नर्सेज आने लगे, तो बहुत सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो उसी लेवल पे दूर हो जाएंगे। लेकिन इंडिया वर्स्ट परफॉर्मर है पब्लिक हेल्थ केयर्स में, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में। ठीक है, फिर ऑथर का यही कहना है कि देखो एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क उनका खुद का आइडिया है, ऑथर का खुद का आइडिया है, वो फ्रेमवर्क हेल्प कर सकता है फॉर द यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करने में। क्या है, दैट इज HOPS, मतलब हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस। अब इसका जो आइडिया है वो ये आइडिया है, द HOPS का जो आइडिया है, जो प्रिंसिपल है वो यही है कि हर पर्सन के पास लीगल राइट है कि उसको फ्री और क्वालिटी हेल्थ केयर मिलती रहे इन दी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अगर वो चाहे। मान के चलो मनु मिश्रा के पास पैसा है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकता है। तो मनु मिश्रा चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा, पब्लिक हॉस्पिटल क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर मनु मिश्रा के पास क्या है, ऑप्शनल है। मनु मिश्रा पब्लिक भी जा सकता है और प्राइवेट भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, तो उस गरीब आदमी का पैसा तो नहीं है, तो वो उसकी मर्जी है कि वो प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में इलाज कराना चाहता है। तो ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हुआ है जहां पर पर्सन के पास राइट है टू चूज आइदर प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हॉस्पिटल। ठीक है, ये चीज बताया गया। तो ऑथर का यही कहना है कि इससे दो चीजें होंगी। जो पहला चैलेंज मैंने बताया था कि प्राइवेट एक्सपेंसिव सर्जरी को लेकर पेशेंट्स को अगर लगता है कि मुझे एक्सपेंसिव सर्जरी करानी चाहिए तो वो करवा सकता है अगर वो प्राइवेट चूज करे। अगर पब्लिक चूज करेगा तो उसको उतना ही इलाज मिलेगा
जितना उसको जरूरत है। ठीक है, ये चीज बताया गया। फिर ऑथर का ये कहना है कि देखो इसमें सोशल इंश्योरेंस का भी कुछ रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ऑथर का कहना है हाँ, इसमें सोशल इंश्योरेंस का भी रोल रहने वाला है। अ, इसमें बिकॉज ऑफ सोशल इंश्योरेंस होगा क्या, अगर आप सोशल इंश्योरेंस लोगे तो जो एक्सपेंसिव सर्जरी है, वो एक्सपेंसिव सर्जरीज गवर्नमेंट को कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक फाइनेंशियल बर्डन जो होगा लोगों के ऊपर, वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा। तो सोशल इंश्योरेंस का ये रोल होने वाला है आपका हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस में। फिर ऑथर का ये कहना है कि हाँ, द मेन डिफिकल्टी जो है इस फ्रेमवर्क में वो यही है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर, कि हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अच्छा करना है, एंड उसके साथ साथ हमें ये गारंटी करना पड़ेगा कि सबको हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिले। तो दो प्रॉब्लम्स है, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, दूसरा गारंटी करवाना सबको कि सबको हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलेगी। ठीक है, सो इस चीज को लेकर ऑथर ने एडिटोरियल लिखा है। उन्होंने बोला कि बहुत सारे स्टेट्स हैं इस फ्रेमवर्क पे काम भी कर रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने केरला का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बताया कि गुजरात का, इवन गुजरात का भी एग्जाम्पल दिया कि तमिलनाडु जो है, केरला जो है, वो दोनों स्टेट्स हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस पे काम करना उन्हें स्टार्ट कर दिया है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द ब्रांडेड अ क्रिमिनल फॉर फॉलोइंग कस्टम्स। देखो यहाँ पर जो ऑथर ने लिखा ना, ऑथर ने सबसे पहले बताया कि देखो तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप जाओगे ना हिली एरियाज पर, तो आपको बहुत सारे ट्राइबल्स मिलेंगे। तो उन्होंने पहले ट्राइबल्स बताया कि कौन कौन से ट्राइबल्स हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि देखो इन ट्राइबल्स के खुद के कस्टम्स होते हैं, खुद के रिचुअल्स होते हैं, और एक ऐसा ही कस्टम है चाइल्ड मैरिज का, कॉमन इन कम्युनिटीज में। लेकिन चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है इनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में और लॉज में, जैसे कि पॉक्सो एक्ट बना हुआ है। तो पॉक्सो एक्ट क्रिमिनलाइज व्हाट, चाइल्ड मैरिज, और इनका ट्रेडिशन क्या है, बोलता है चाइल्ड मैरिज अलाउड है। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, है ना। तो ऑथर ने यही बोला है कि बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कस्टम्स एंड द लॉज, बहुत सारे लोग, ट्राइबल्स लोग पे इंपैक्ट पड़ता है। कैसे? क्योंकि पॉक्सो एक्ट का, जो कि पॉक्सो 2012 में लॉ आया था, पॉक्सो का एक प्रोविजन बोलता है कि अगर किसी हॉस्पिटल में कोई विमेन एडमिट होती है जिसकी एज 18 साल से कम है फॉर दी डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के लिए, तो उस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, जिसके चलते जो गर्ल 18 साल से कम है, प्रेग्नेंट हुई है, उस किसी जिस पर्सन की वजह से उसको प्रोसिक्यूट कर सके, उसको अरेस्ट कर सके और उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगा सके। लेकिन अब ट्राइबल कम्युनिटीज में होता क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी चाइल्ड मैरिज हो जाती है, कंसेंशुअल होता है, कस्टम था, है ना। अब जब चाइल्ड जब जब उस गर्ल की डिलीवरी की बात आती है, तो ट्राइबल्स लोगों के पास कोई एज सर्टिफिकेट तो होता नहीं है ना। क्योंकि पहले क्या था, पहले दे आर सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन अब दे आर गेनिंग सम नॉलेज एंड दे आर गेटिंग सम नॉलेज अबाउट के हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हॉस्पिटल्स में एडमिट होना जरूरी है। तो वो हॉस्पिटल चली जाती हैं, उनके पास एज की इंफॉर्मेशन होती नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स करती क्या है, इन्फॉर्म कर देती हैं, जिसके चलते जो पर्सन है, जो हस्बैंड है, वो अरेस्ट हो जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं ट्राइबल्स के। तो जिसके जिसके चलते ट्राइबल बॉयज जो होते हैं, वो उनको अरेस्ट किया जाता है और प्रोसिक्यूट किया जाता है। और ऑथर का ये कहना है कि देखो जब हम हिंदू लॉज की बात करते हैं, तो हिंदू लॉज आर द प्रोडक्ट ऑफ यूनिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ द मेजर कस्टम्स विद द majority of the people living in India, those who are following Hinduism, but not all the people, those who are following Hinduism, majority of the people। लेकिन इंडिया में ऐसे ट्राइबल्स हैं जो हिंदू लॉज के अगेंस्ट काम करते हैं, और इवन हिंदू लॉ भी बोलता है कि ऐसे कस्टम्स को और ऐसे रिचुअल्स को हम लोग पास ऑन होने देंगे, उनको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द ट्राइबल्स कस्टम्स एंड रिचुअल्स। लेकिन इंडिया में जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट है। जैसे उन्होंने बोला, एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला पॉलीएंड्री को लेकर, तो अरुणाचल प्रदेश के गालोंग रीजन में पॉलीएंड्री होती है। पॉलीएंड्री का मतलब कि एक विमेन से बहुत सारे मैन शादी करें। तो पॉलीएंड्री इसी वजह से हो जाती है अरुणाचल प्रदेश के उस ट्राइबल कम्युनिटी में। रीजन ये है कि फाइनेंशियल बर्डन ना हो, तो एक घर के सारे भाई एक ही औरत से शादी कर लेते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन ना है ना, और इकोनॉमिक एडवांटेज हो उन लोगों को, ये चीज बताया गया। तो इवन ऐसे ही तमिलनाडु में और केरला में जो ट्राइबल्स हैं वो चाइल्ड मैरिज करते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने
उनकी प्रॉब्लम्स ये है, उन्होंने ऑथर का यही कहना है कि देखो अ, होता क्या है ना, जब आप उस हस्बैंड को अरेस्ट करते हो, तो ट्राइबल कम्युनिटी जो ज़्यादा कस्टम्स पे, रिचुअल्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि वो चाइल्ड जो है, वो हमारे लिए इल है। हमारे लिए कोई पॉजिटिव एनर्जी लेके नहीं आया, हमारे लिए कोई पॉजिटिविटी लेकर नहीं आया। जिसके चलते क्या होता है, चाइल्ड का अबेटमेंट हो जाता है और मैरिज ब्रेकडाउन हो जाती है। उनके मैरिटल लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस लॉ प्रॉब्लम्स आती हैं, चाइल्ड की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, अबॉर्शन के केसेस बढ़ जाते हैं। और इस प्रोविजन के चलते जो गर्ल्स अभी हॉस्पिटल्स आ रही हैं, वो हॉस्पिटल्स आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी उनके उनके मन में एक फियर आ जाएगा कि हमारे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर हम हॉस्पिटल में आपका डिलीवरी के लिए गए तो। ठीक है, तो जो प्रोग्रेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उस प्रोग्रेस से हम लोग बैकवर्ड हो जाएंगे फिर से, ये चीज बताएगा। फिर ऑथर का यही कहना है कि इन केसेस में ना पुलिस को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने खुद बोला था, मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत बोला, खुद बोला है, बहुत सारे पॉक्सो एक्ट के जो टीनेजर्स के जो केसेस है उनको खुद क्वास किया है। और इवन बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था इन दी अर्नब गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कि बेल जो है वो रूल होना चाहिए, नॉट जेल, इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना। बेल शुड बी द राइट, नॉट जेल शुड बी द राइट। ये चीज उन्होंने बोली थी। इस प्रिंसिपल अगर अब जाएं तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है, उनको अरेस्ट ना किया जाएगा, क्योंकि वो कंसेंशुअल था, उनका रिचुअल था, उनका कस्टम था जो उनको फॉलो करना है। और फिर ऑथर का यही कहना है कि देखो अभी हम लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अभी उनको अवेयर करा रहे थे, बहुत सारा कैंपेन दे रहे थे अबाउट द एजुकेशन को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, वैसे ही हमें पॉक्सो एक्ट से भी अवेयर कराना चाहिए उन ट्राइबल कम्युनिटीज को, अगर हमें उनको पॉक्सो एक्ट फुलफिल करवाना है। अभी जिसके चलते जैसे केरला में अभी एक शॉर्ट फिल्म बनी है, अब वो शॉर्ट फिल्म आपको एजुकेट करेगी ट्राइबल कम्युनिटीज को अबाउट दी पॉक्सो एक्ट को लेकर। तो वैसे ही सारे स्टेट्स में भी ऐसे ही एजुकेट करने की जरूरत है बाय दी एनजीओज एंड बाय दी एनजीओज, बाय दी लीगल सर्विस अथॉरिटीज थ्रू कैंपेन्स। ठीक है, जैसे कि अभी ये शॉर्ट फिल्म आई है, वैसे ही अगर आप एजुकेट करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज को, तो वो लोग भी आगे चलकर पॉक्सो एक्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट दी मॉडल स्ट्रगलिंग टू डिलीवर, एंड आई विल रिकमेंड आप ये खुद पढ़ें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बता रहा है अबाउट दी आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर कि प्रॉब्लम है क्या। ऑथर ने यहाँ पर प्रॉब्लम गिनाना स्टार्ट करी है। ठीक है, यहाँ पर द कॉज ऑफ क्राइसिस यहाँ पर क्या है, अंडर रिसोर्सेज, ओवरबर्डन आंगनवाड़ीज। और ये बताया फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है कि यहाँ पर बताया गया है कि रिपोर्ट्स के थ्रू कि अगर कोई चाइल्ड आंगनवाड़ी सेंटर्स जाता है या प्री स्कूल सेंटर्स जाता है, तो उसका जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू दी जो बच्चा नहीं जा रहा है। लेकिन ऑथर का यह कहना है कि चाइल्ड का जो लर्निंग आउटकम है वो एक्सपेक्टेड लेवल से बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट कर रखा है कि आंगनवाड़ी जाने से ये बच्चा इतना लर्न कर लेगा, वो लर्न नहीं कर पा रहा है। इवन रिपोर्ट कंपैरेटिवली देखा जाए, जो जा रहे हैं वो उनकी लर्निंग अच्छी हो रही है एज कंपेरिजन टू दी नहीं जा रहे। लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हम बिल्कुल भी करीब नहीं है। अब उसके मेजर कॉजेस क्या है? मेजर कॉजेस है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और प्री स्कूल सेंटर्स हैं वो अंडर रिसोर्स्ड और ओवरबर्डेंड है। खुद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने सर्वे किया था, ये खुद बताया उन्होंने कि देखो हमारे पास एडिक्वेट स्पेस नहीं है, हमारे पास प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल्स नहीं है, हमारे पास लो इन्वेस्टमेंट्स है ना। और और उसके साथ साथ देखा जाए तो लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट के चलते हम लोग फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन नहीं दे पाते। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स और प्री स्कूल सेंटर्स, ये चीज बताया गया। तो ऑथर का यही कहना है कि देखो पैंडेमिक में ये और ज्यादा वर्जन हो गया। वर्जन कैसे हो गया? क्योंकि पैंडेमिक में बहुत सारे स्टेट्स नए इनिशिएटिव्स लेके आए, जैसे गुजरात क्या लेके आया, अम्ब्रे आंगनवाड़ी। अब अम्ब्रे आंगनवाड़ी क्या है? इट्स अबाउट दी डोर स्टेप आंगनवाड़ी, कि आंगनवाड़ी वर्कर्स आपके घर पे आएंगी, आपके घर में बच्चों को एजुकेट करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन जिसके चलते आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि वैसे ही पहले से अंडरपेड थी, अब उनको ओवरबर्डन कर दिया। सो एक कॉज को सुधारने के लिए
हमने एक एक और कॉज पैदा कर दिया। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हमने बढ़ावा और दे दिया बाय इंप्लीमेंटिंग दीज टाइप्स ऑफ स्टेप्स, जैसे कि आपका गुजरात में किया। तो ऑथर का यही कहना है कि अगर हमें इन प्रॉब्लम से निकलना है तो हमें सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स को अंडरपेड से उनको 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 अंडरपेड से बाहर निकालना पड़ेगा, एंड जो बर्डन है उसको भी कम करने की जरूरत है, और जो प्रॉब्लम्स गिनाई हैं, जो मेजर मेजर कॉजेज गिनाए हैं, उन कॉजेज को भी एलिमिनेट करने की जरूरत है। मूविंग फर्दर, नाउ दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट। क्या है, देखो, इंडिया का प्रेसिडेंट सबसे पहले इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है ना, एंड इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। एंड इलेक्शन जो है कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इफ आई एम सेइंग पार्लियामेंट इट मींस बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो स्टेट में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन सब के आपके इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट एमएलसीज, नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो भाई लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। नाउ क्वेश्चन अराइज कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्टेड मेंबर्स क्यों नहीं? वो रीजन ये है क्योंकि ये फिर एक ऐसे स्टेट्स को ज्यादा पावर मिल जाएगी जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्योंकि इंडिया में सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो नहीं है, यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में, तो इनके पास ज्यादा राइट हो जाएगा ना एज कंपेरिजन टू दी अदर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, है ना। इसी के चलते एमएलसीज के जो मेंबर्स हैं, इवन इलेक्टेड नॉमिनेटेड, उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, लेकिन आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्टेड, उनके पास राइट होता है। ठीक है, और हर किसी का वोट जो है वो सिंगल वोट नहीं माना जाता। ठीक है, बताया गया, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि भाई कितने एमपीज एमएलएज हैं। ठीक है, अब ऑथर का ये कहना है कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले जो कैंडिडेट होते हैं वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एंड दैट नॉमिनेशन शुड बी बैक्ड बाय 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। अब 50 प्रपोजल एंड 50 सेकेंडर्स का ये कॉन्सेप्ट क्या है? अब 50 प्रपोजल सेकेंडर्स होते क्या है? तो 50 प्रपोजल सेकेंडर्स कैन बी एनीवन फ्रॉम दी एमपी ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए, कोई भी हो सकता है, कोई भी 50 सेकेंडर्स और कोई भी 50 प्रपोजल्स हो सकते हैं, चाहे एमएलए हो सकते हैं, चाहे आपके वो एमपीज हो सकते हैं। अब जरूरत क्या है इन सेकेंडर्स प्रपोजल्स की? जरूरत यह है कि कोई ऐसा आदमी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा ना हो जाए जिसको वोट भी ना मिले। इसके चलते मान के चलो कल में खड़ा हो गया, फिर ऐसे तो फिर भीड़ लग जाएगी भाई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सब लोग खड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए 50 सेकेंडर्स 50 प्रपोजल्स का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए जब नॉमिनेशन आप फाइल कर रहे हो। और ऑथर का ये भी कहना है, ये रूल भी है कि 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर्स ने जिस पर्सन को बैक किया है नॉमिनेशन में, वो दूसरे पर्सन को बैक नहीं कर सकता उसके नॉमिनेशन में, मतलब एक ही बार वो बैक कर पाएगा एक पर्सन को नॉमिनेशन में। ठीक है, अब हर वोट की अलग अलग वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि एमपी ने एक वोट डाल दिया उसका एक वोट एक काउंट होगा, एमएलए ने एक वोट डाला उसका वोट एक काउंट होगा, नहीं भाई। एमपी एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होकर आता है, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्ट होकर आता है। ठीक है, तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन और आपकी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन बहुत डिफरेंस होता है, तो आप उन दोनों के वोट को इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर उन दोनों के वोट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। कैसे निकालते हैं बताया गया, तो उन्होंने बोला देखो एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू सेम है, बताया फिक्स कर दिया गया। एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा की जो वोट की वैल्यू है वो है 708, और वहीं एमएलए वोट अगर हम डिटरमाइन करना चाहे तो क्या डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि मान के चलो यूपी का कोई एमएलए है। अब यूपी का कोई एमएलए है तो सबसे पहले उसका उस हर एमएलए की वोट, हर एमएलए की वैल्यू डिटरमाइन कैसे होगी? आप टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड करो किससे? आपके नंबर ऑफ एमएलए से, टोटल नंबर ऑफ एमएलए से। जैसे कि यूपी में पॉपुलेशन अराउंड जितनी भी है, अराउंड मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, 5 करोड़ लेके चलते हैं, 5 करोड़ है, तो उसको आप डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ एमएलए से। टोटल नंबर एमएलए कितने? 403।
उसे डिवाइड करोगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को, उस जो भी कोटेंट आएगा उस कोटेंट को फिर से डिवाइड करोगे आप किससे, 1000 से, और फिर जो भी कोटेंट आएगा वो होगा एमएलए का वैल्यू इन दैट स्टेट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो यही बताया गया कि ऐसे निकल जाता है, और फिर उसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है, सब लोग वोट डालते हैं, एंड वोटिंग इज द प्रेफरेंशियल वोटिंग। आपको प्रेफरेंस डालनी होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। और इसमें ऐसा नहीं होता कि जिसको ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया, नहीं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पर्सन जीतता है जिसको 50% प्लस वन वोट, मतलब मेजोरिटी मिली हो, और इसीलिए प्रेफरेंशियल वोटिंग कराई जाती है, ये बताया गया है। मूविंग फर्दर, पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये बताया गया कि भाई अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, नहीं पढ़ना है। ये पूरा पॉलिटिक्स वाला दिया हुआ है कि भाई एनडी के पास कितनी वोट्स हैं, उनके पास कितने वोट्स होंगे, अपकमिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है, यूपीए से एनडीए से, नहीं पढ़ना है। बस ये यहां तक पढ़ना है बस आपका, यहां तक, सॉरी, व्हाट रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ विक्ट्री। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो सीबीआई को परमिशन मिल गई है कि वो एमनेस्टी इंडिया के प्रेसिडेंट आकर पटेल को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अब है क्या ये केस, ये बहुत सुनने में आ रहा है। हुआ क्या, 2015 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा किए, इन्वेस्ट कर दिए, है ना। और उसका इंटरेस्ट आया, उसका इंटरेस्ट कितना आया, 14.25 लाख करोड़ आया, 14.25 करोड़, इतना इंटरेस्ट जुड़ गया इतने सालों में। और उस पैसे का यूज किया गया बाय दी एमनेस्टी इंडिया, और वो एफसीआरए के विदाउट परमिशन के, जिसके चलते उन्होंने एफसीआरए के रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट है, एफसीआरए एक्ट है, उसको ब्रीच किया है। और इसी के चलते जो एमनेस्टी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है आकर पटेल, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली, इवन दो उनकी परमिशन डिनाई कर दी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप पैसा यूज नहीं करेंगे, और उन्होंने पैसा यूज किया इसी के चलते। मूविंग फर्दर, सो टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज अगेन, सो स्काईमेट देखा जाए तो इट्स अ प्राइवेट वेदर कंपनी, प्राइवेट वेदर फॉरकास्ट कंपनी। उसने बोला है कि इस बार एल नीनो नहीं होने वाला, और एल नीनो नहीं होने वाला उसका मतलब ये है कि इस बार मॉनसून जो है वो नॉर्मल रहेगा। देखो, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इंडियन मॉनसून पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, एक होता है एल नीनो, एक होता है लानीना, एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशियन है ऑन दी साउथ अमेरिकन साइड्स, है ना, वो क्या होता है, वो थोड़ा हीट होता है, जिसके चलते ट्रेड विंड चलती है, और लो प्रेशर इस साइड आता है, जिसके चलते, सॉरी, हॉट वाटर इस साइड आ जाता है। हॉट वाटर जब आता है तो क्या होता है, आपका रेनफॉल बढ़ता है ना। अब एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में जो ट्रेड विंड है वो वीक हो जाती है, और जो वाटर टेम्परेचर था, जो टेम्परेचर था पैसिफिक ओशन में ऑन दी साउथ अमेरिकन कोस्ट, वो कंपैरेटिवली हाई होता है, जिसके चलते प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जिसके चलते होता क्या है कि जो विंड है वो मूव नहीं करती, और विंड मूव नहीं करती तो इंडिया में मानसून पे इंपैक्ट आता है, मानसून बारिश कम होती है। वही लानीना में क्या होता है, विंड, ट्रेड विंड क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है, और अगर ट्रेड विंड स्ट्रांग हो रही है इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ला लीना में इंडिया में बारिश ज्यादा होती है, और एल नीनो में बारिश नहीं होती, ड्रॉट होता है। ओके, मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट इंडिया लाइकली टू मिस ईयर सोलर कैपेसिटी टारगेट। सो इंडिया का जो टारगेट है फॉर दी 2022 फॉर दी सोलर कैपेसिटी को लेकर वो मिस कर देगा। रीजंस ये बताया गया कि रीजंस क्या क्या है। सप्लाई चेन डिसरप्शन बताया गया, फिर ये बताया गया कि आपका जो ALMM है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको बैंक जो है वो फाइनेंस नहीं कर रही है उसको लेकर, तो ये बताया गया। तो मेन ये है सप्लाई चेन डिसरप्शन। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में आज ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द बिजनेस न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।